कुछ दिनों पहले ही अपने अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स दिए हैं और आपने जब अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपको ये एग्ज़ाम पेपर देख के समझ में आया होगा कि खाली अगर हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कि क्लास में हमको पढ़ाया जा रहा है या हम खुद से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वही चीज़ें नहीं हैं जो कि हमको ज़्यादा स्कोर दिला सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम ठीक से फॉलो करें तो हमारे सोशल साइंस में मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोशल साइंस कोई बहुत टफ सब्जेक्ट है या ये कोई कहानी है या इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं या इसमें 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ सकते हैं। ये हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि ऐसा ना होना इम्पॉसिबल है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ईजीली 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। और इस साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं आपके मिड टर्म के जो क्वेश्चन पेपर थे वो भी बाहर से आए थे और जिस तरीके से पेपर आया था आपको में से कुछ लोगों को उसको करने में डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी और ऐसा लगा होगा कि हमने जो क्लास में पढ़ा है वही हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं या कई बार चीज़ें बच्चे पूछना चाह रहे होते हैं कि ये चीज़ टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, बट समय कम होने की वजह से हम पूछ नहीं पाते हैं। तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमको क्लियर नहीं होते और हम उसको जाने देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, इसको हम ट्यूशन में पढ़ लेंगे या जब हम एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ लेंगे। लेकिन इन्हीं सारी गलतियों की वजह से हमारे जो मार्क्स हैं या जो भी है, जब भी हम एग्ज़ाम करने बैठते हैं तो हमको घबराहट होने लगती है। एग्ज़ाम जब हम पेपर देखते हैं हमको लगता है ऐसा कि ये एग्ज़ाम में तो हमने कभी देखा भी नहीं है, ये कहाँ से चीज़ें आ गई हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अब कैसे करें इसको। तो वो जो सिचुएशन होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है और हमको ऐसा फ़ील होने लगता है कि सोशल साइंस एक बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, इसको हमको सिर्फ रटना ही पड़ेगा। अगर हम सोचें कि इसको हम लोग याद कर लें तभी पॉसिबल है चीज़ों को करना, बट अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो शायद ये समझने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये हमको हमारी ऐसी सारी थिंकिंग जो हमारे अंदर डर होते हैं वो सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे मार्क्स पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं बहुत सारे पेपर्स मैंने देखे हैं, तो बहुत सारे बच्चे उसमें से ऐसे थे जिनको बहुत सारी चीज़ें आती थी करनी, वो पढ़ के भी आए थे, बट जब एग्ज़ाम हुआ है तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसका मतलब ये भी है कि हमको जो हमारी नॉलेज है हमको उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से, समझ में आने से भी कुछ नहीं होता। पढ़ना और समझना सबसे पहली शर्त है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, लेकिन उसके बाद में भी हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है, तो हम उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखें तो ईज़िली हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और जो भी हमारा एम है कि हम अपनी परसेंटेज अच्छी बनाएं। और कुछ ऐसे जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ्स है, इनमें से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना पॉसिबल होता है। हिंदी इंग्लिश में थोड़े बहुत हो सकता है कि 100 में से 100 आपको नहीं मिले, बट ये 3 सब्जेक्ट्स में से इवन संस्कृत में भी आप इजीली 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हमको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, तो उन्हीं कुछ मेन पॉइंट्स को मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ अभी। आप सभी उन पॉइंट्स को अगर ध्यान से देंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों को करना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पढ़ाई का नियमित और संरचित रूप से आरंभ करें। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है हमको आज समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, हम उसको जब एग्ज़ाम आएंगे ना तब पढ़ेंगे। तब क्या होता है, हमारे पास में एक चीज़ हमको समझ में नहीं आई, अगले दिन दूसरी समझ में नहीं आई, जब एग्ज़ाम आते हैं फिर हम उसको एकदम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं जिनको समझना एग्ज़ाम से पहले हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है।
हमारे अंदर डर बैठ जाता है और हम जो चीज़ें आती हैं वो भी करने में हमको डिफ़िकल्टी का हमको अनुभव होता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो भी डाउट्स हैं उसको हम डेली क्लियर करें, डेली नहीं तो एटलीस्ट 2 बार क्लियर करें, ताकि वो चीज़ें हमको कॉन्सेप्ट के रूप में एटलीस्ट समझ में आए। और पढ़ाई हमको रोज़ ही करनी है, हम उसको कभी भी बात के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। CBSE NCERT जो भी सिलेबस बनाती है उसको पूरे साल के लिए बनाती है, तो वो भी ऐसा नहीं करती कि एक दिन की पढ़ाई के हिसाब से एग्ज़ाम ले ले। तो ऐसा जब वो भी नहीं करते हैं तो हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमको रोज़ थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा है कि हमको CBSE के सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। CBSE में आप देखोगे, मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो जो उसका सिलेबस है उसमें वो चीज़ें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दी हुई हैं कि किस चैप्टर में क्या चीज़ें हमको पढ़नी है और किस तरीके से सिलेबस में जो चीज़ें उन्होंने दी हैं वो उसी के बेस पे हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे बाहर का नहीं पूछेंगे। सिलेबस दिया ही इसलिए जाता है ताकि हमको पता रहे कि हमको इस ही दायरे में से सारी चीज़ें आनी हैं। इसीलिए हमको सिलेबस भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको ये पता चले कि CBSE हमारी कौन सी चीज़ें टेस्ट करना चाहते हैं। अगला पॉइंट है, मुख्य अध्ययन सामग्री को मस्तिष्क में रहने के लिए नोट्स तैयार करें। देखो, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये करते होंगे कि क्वेश्चन आंसर अगर कहीं पर अवेलेबल हैं उसको पढ़ते होंगे, उसको याद करने की कोशिश करते होंगे। तो उससे क्या होता है, ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ना ही हमारे माइंड की, सबके माइंड की इतनी कैपेसिटी है, किसी किसी की हो सकती है कि सारे क्वेश्चन आंसर्स को वर्ड बाय वर्ड याद कर सके, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर टॉपिक का, ये जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम अंडरलाइन करके रखें, या अगर पॉसिबल है तो हम बुक में ही कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखें या छोटे नोट्स बनाएं। सारा लिखने की ज़रूरत हमको हर बार नहीं होती है, क्योंकि सारा हम याद नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि कैसे हमको अच्छे मार्क्स लेकर आने, इसके भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। अब इसको अगर हम समझने बैठे तो ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, तो अगर हम नोट्स बना के काम करते हैं तो हमको उसको रिवाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, अगर हम मेन पॉइंट्स को कहीं लिख के रखें या अंडरलाइन ही करें। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठे तो हमारे हाथ में पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमको खुद से रियलाइज़ होने लग जाता है कि इस लेसन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो हमारे माइंड में बैठती जाती है। अगला है पॉइंट, NCERT बुक्स पढ़ें और संदर्भ पुस्तकों का उपयोग करें। आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी मिला हुआ है स्कूल से, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारी NCERT की बुक्स हैं उनको पढ़ना और उनको बार बार पढ़ना। कुछ बच्चे कुछ और बुक्स भी अदर पब्लिकेशन के लिए आते हैं। ये कई बार मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि CBSE जो भी क्वेश्चंस पूछती हैं वो सिर्फ NCERT किताबों से ही पूछती है, क्योंकि वही किताबें उन्होंने एग्ज़ाम के लिए बनाई हुई हैं। कई बार हम सस्ती के चक्कर में या कई किताबों में आंसर्स भी साथ में दिए हुए हैं तो हम उन किताबों को पढ़ लेते हैं, बट उनमें क्या होता है, चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। कई बार फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। कई बार वो किताबें हमको इस तरीके से हमको मोटिवेट करती है कि हमको आंसर्स को याद करना है और इजीली क्वेश्चंस के आंसर को याद करना है। हमारा मोटिव खाली क्वेश्चन आंसर याद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको उस लेसन में क्या है वो हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमको भी नहीं पता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन किताब लेसन के लास्ट में दिए गए हैं वही एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। इवन पैसेज भी आपको दिया जाता है जो आपके क्वेश्चन पेपर में इस बार भी आए हैं, तो आपको उसके भी क्वेश्चन आंसर जो आंसर्स हैं आपको तुरंत ही पढ़ के ढूंढने पड़ते हैं। इसीलिए हम खाली आंसर्स को रट के काम नहीं चला सकते हैं, हमको लेसन को पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही काम करता है ये जैसे कि पूरा का पूरा लेसन एक पैसेज है और उसका हमको पता होना चाहिए पैसेज का, तभी हम आंसर्स कर पाएंगे, और उसी में हमको आंसर्स ढूंढने हैं। अगला है मॉडल पेपर्स और पिछले साल के पेपर्स का अभ्यास करें। तो हमको ट्राई करना चाहिए कि हम और भी जो पेपर्स हैं, पिछले सालों के पेपर्स हैं, 10th के पेपर हैं, उनका हम प्रैक्टिस करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। लिखने का प्रैक्टिस हम कर सकते हैं जब हमारे पास समय खाली हो। आप हमेशा टीचर से चेक करवा सकते हैं अपने आंसर्स को, और आप
अगर नहीं भी लिखना चाहते तो एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि जो लेसन के लास्ट में दिए गए क्वेश्चन हैं वही पूछे गए हैं। क्वेश्चंस लेसन के बीच में से भी पूछे जाते हैं। वो लेसन के बाहर से कहीं से भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो बीच से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हमको अंडरलाइन करना और ये जानना कि पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, वो हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद है आधारित और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी जुटाएं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो किताबें CBSE बताता है वही हमको पढ़नी चाहिए। हम बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, या कई बार हम ऐसे टीचर्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमको सस्ते में पढ़ाते हैं। हमको लगता है कि वो हमसे ज़्यादा क्लासेस में हमसे ज़्यादा पढ़ी हैं, तो वो हमको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं लोगों से पढ़ें जिनको आपको लगता है कि उनको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है। सारे लोग सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसे बहुत ही रेयर लोग होते हैं। वो आपको लेसन समझा सकते हैं कि क्या है, बट उसके पीछे की चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से हमको आंसर्स लिखने हैं, क्या क्वेश्चंस में हमको और जानने की ज़रूरत है, कैसे हमको क्वेश्चंस को समझना है, वो आपको वही लोग समझा सकते हैं जिसको उन सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ उन्हीं लोगों से एग्ज़ाम के लिए भरोसा रखें जिनको आपको लगता है कि उनको सब्जेक्ट की नॉलेज है। सिर्फ सस्ते के चक्कर में और इसलिए कि कोई हमसे ज़्यादा सीनियर क्लास में वो हमको पढ़ा देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो इससे कई बार हमको नुकसान भी हो जाता है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान के सभी प्रमुख टॉपिक्स को महत्वपूर्ण बनाएं। देखिए, सिलेबस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, लेसन्स हैं, तो हमको ऐसा नहीं है कि हम सारे ही टॉपिक्स को छोड़ दें या कुछ कुछ पढ़ें, या किसी ने हमको कह दिया कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो आप सिर्फ इसको पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं होता। सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, या फिर अगर आपके टीचर्स बोलते हैं, आपके स्पेशली स्कूल के टीचर्स जिनको उन एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस होता है, तो आप वो टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स हमको सभी कवर करने होते हैं। उसके बाद है विचारशीलता। कौशलों को विकसित करने के लिए विचारशील प्रश्नों का समाधान करें। आप देखेंगे आपके लेसन के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ आपसे नहीं पूछे जाते हैं कि आप उनके बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको लेसन के पीछे मिल जाए। कई बार हमने जो लेसन हमने पढ़ा हुआ होता है उस पे हमारी समझ पे वो सारी चीज़ें बेस्ड करती हैं, कि जैसे कि जो अभी हमने कंट्री के बारे में पढ़ा था कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी, जैसे कि श्रीलंका की प्रॉब्लम थी। श्रीलंका में हमने देखा था कि वहाँ पे सरकार को चलाने में बहुत प्रॉब्लम्स आई, वो नहीं ठीक से कर पाए काम, क्योंकि वहाँ पे नेशनल लैंग्वेज एक लैंग्वेज को बना दिया गया, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट फील हुआ, तो उस वजह से काफ़ी उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ। वैसे ही प्रॉब्लम एक बेल्जियम देश में भी थी, बट वहाँ की सरकार ने उसको अलग तरीके से मैनेज किया। अब ये चीज़ें हमको पता है कि उस देश में क्या हुआ और इस देश में क्या हुआ, बट लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ बेटर है और वो क्यों है। ये चीज़ हमको खुद से सोचनी पड़ेगी, अपना माइंड को भी हमको लगाना पड़ेगा। हम लोगों को कई बार ये लगता है कि हिस्ट्री एक कहानी है, ज्योग्राफी एक कहानी है, या इकोनॉमिक्स एक कहानी है। सोशल साइंस कहानी नहीं है। सोशल साइंस हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। जो भी चीज़ें हुई हैं उस कहानी में क्या होता है, कहानी को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसको हम जैसे चाहे वैसा मोड़ सकते हैं। हम सोशल साइंस को ऐसे मोड़ नहीं सकते, वो बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है। जो भी हिस्ट्री में हुआ है वो भी कहानियाँ नहीं हैं, वो सारी चीज़ें रियल में हुई हैं। हम उनको पढ़ते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं उन घटनाओं से कि उनका क्या असर हुआ, हमारे अनुसार क्या असर हुआ, क्या हम उन घटनाओं से सीख पाए। तो ये सारी चीज़ें हमको कब पता चलेंगी, हम इसको खाली रटने से नहीं जान सकते हैं। हम इसको तब समझ पाएंगे जब हम उस पर अपने दिमाग से सोचना शुरू करेंगे। जैसे कि जो जलियांवाला कांड हुआ था 1919 में, वो एक घटना है कि जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी उस ग्राउंड के अंदर, जिसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा था ग्राउंड से बाहर निकलने के लिए, और लगभग सभी लोग मारे गए थे, या तो वो गोलियों से मरे थे या कुएं में कूद के उन्होंने अपनी जान दी थी। तो उस घटना का क्या असर हुआ, क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसका असर हुआ, क्या लोगों पर असर हुआ,
क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट पे असर हुआ, ये सब हमको सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं या क्या फ्यूचर में इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, वो हमको उन घटनाओं से समझना और सीखना पड़ता है। सिर्फ हमको यही नहीं समझना होता कि क्या क्या जलियांवाला बाग में हुआ था, वो तो हमको जानना ही है। तो हमको अपने विचारशीलता कौशल को भी बढ़ाना चाहिए। अगला है समय प्रबंधन कौशल को सीखें और प्रैक्टिस करें। देखो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए और सारी सब्जेक्ट उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, सेम इम्पॉर्टेंस है सबकी। तो हमको अपने अनुसार, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ में हमको डिफ़िकल्टी लगती है, कुछ को हम कई बार समझ लेते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है और या ये ईजी है। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि हमारे अनुसार क्या हमको किस में मेहनत की ज़रूरत है और किस में हमको कम करने से भी काम चलेगा, और उसके अनुसार हमको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मतलब अपनी ज़रूरत के अनुसार हमको सभी विषयों को समय देना चाहिए। हम उसका एक वीकली टाइम टेबल बना सकते हैं, डेली टाइम टेबल बना सकते हैं, जैसा भी आपको सूट करे, जितना आपके पास समय है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सबका मैथ्स अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी साइंस अच्छी हो, सबकी सोशल साइंस अच्छी हो। तो जो भी आपको लगता है कि आपको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है तो आप उसका समय बढ़ा सकते हैं, और प्रैक्टिस तो हमेशा करनी ही है। एग्ज़ाम हम डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हम आंसर्स तभी लिख सकते हैं जब हमने आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस की हो। वो तो हमारे लिए एक टेस्ट है, वो हमको एग्ज़ामिनर को हमको बताना है कि हम कितना सीख गए हैं। अगर हम डायरेक्ट वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे बिना किसी प्रैक्टिस के, तो हमारा जो आंसर लिखने का तरीका है वो उतना अच्छा होगा ही नहीं। हम कहना कुछ चाह रहे होंगे, कह कुछ जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी और हमको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना हमको आता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा के दिन अपना स्वस्थ आहार को ध्यान में रखें। देखिए एग्ज़ाम से पहले हमको अपना थोड़ा खाना वाना भी ठीक करना चाहिए, बाहर की चीज़ें थोड़ी सी कम खानी चाहिए। हमको ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को ठीक रखें। कई बार ऐसा होता है कि बुखार हो गया, हमको जुकाम हो गया, कुछ ऐसे बीमारियों से हम जूझ रहे हैं जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट पड़ता है, हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते या हम एग्ज़ाम में नहीं दे पाते। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और है पॉइंट, परीक्षा हॉल में शांति और संयम बनाए रखें। कई बार क्या होता है, परीक्षा हॉल में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे हो सकता है कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया हो सकता है कुछ बच्चा आपके आसपास कुछ बातें कर रहा हो। तो हमको उनको नहीं देखना है, हमको अपना पेपर मिला है, अपना करेंगे, क्योंकि हमको उतना ही समय मिला है करने के लिए। 3 घंटे का अगर एग्ज़ाम है तो वो 3 घंटे हमारे हैं। हमारे पास चॉइस है कि या तो हम उसको इधर उधर की बातें सुनने में और देखने में ख़राब करें, या फिर हम अपना उस 3 घंटे को अपने एग्ज़ाम में लगाएं, क्योंकि वो 3 घंटे हमारे पास वापस नहीं आएंगे। दूसरा, कई बार हमको लगता है ये सबकी फेसेस देख के कि एग्ज़ाम तो बहुत टफ़ आया है, तो हम कई बार बिना बात डर भी जाते हैं कि सबके लिए एग्ज़ाम बहुत टफ़ है तो ये तो कैसे ही होगा। जब हम ज़्यादा डर जाते हैं तो क्या होता है, हम डर की वजह से भी उन आंसर्स को ठीक से नहीं लिख पाते जिनको हमको आते हैं। हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं बट हमको क्वेश्चंस उस तरीके से समझ नहीं आते। हम घर जाके देखते तो हमको समझ में आते कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, इसको अगर हम लिख देते तो हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो इसीलिए हमको पेशेंस बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगला एक बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, और ये सबको ध्यान में रखना ही है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कि अपने एग्ज़ाम पेपर को अच्छे से पढ़कर उत्तर दें। हम कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चंस हमको एक बार पढ़ लेते हैं और हम सीधा आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार पढ़ने में क्या होता है कि देखो, जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं हमको घबराहट तो हो ही रही होती है। कोई भी इंसान होता है जब वो एग्ज़ाम देने जाता है वो घबराहट होती है, टेंशन होती है, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो सबके साथ होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को गलत रीड कर जाते हैं, पूछा कुछ और गए, हम बता कुछ और जाते हैं। अभी भी बहुत सारे पेपर्स मैंने देखे हैं, बच्चों के आंसर्स देखे हैं या कॉपी में भी देखे हुए हैं, तो बच्चे पूछा कुछ गए, आंसर्स कुछ और दे रहे हैं। हालांकि उनको आंसर्स पता है बट वो लिख के गलत आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर क्वेश्चन को कम से कम ये 2 या 3 बार पढ़ें, और ये जो पढ़ने की प्रैक्टिस है क्वेश्चन की, ये हमको रोज़ करनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन लिखने पे मैम ने होमवर्क दिया है तो उसको बस ख़त्म करना है,
उसको हमने किसी की कॉपी से देख के लिख लिया, किसी और सोर्स से देख के लिख लिया, हमने क्वेश्चंस को रीड करने का ट्राई नहीं किया और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को याद करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमको आंसर्स को पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं उनको वर्ड मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहे होते कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब ये चीज़ तो आपको एग्ज़ाम हॉल में हो सकता है नहीं बताइए, ये पॉसिबल ही नहीं है, या नहीं एग्जामिनर आपको हर एक क्वेश्चन का, हर एक वर्ड का मीनिंग बताएगा। ये प्रैक्टिस आपको पहले ही करनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि हर एक क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ें, उसका मतलब समझें। जो भी लेसन के एंड में दिए गए हैं या जो भी आपको टेस्ट के दौरान दिए जाते हैं उनका मतलब आपको समझ में नहीं आता, या इवन लेसन के किसी बीच में भी किसी भी वर्ड का अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप उसका वर्ड का मीनिंग हमेशा अपने टीचर से पूछें ताकि लास्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं हो। एक और है अगला पॉइंट, शब्दों की स्पेलिंग ठीक से लिखें। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में स्पेलिंग्स ऐसे लिख जाते हैं जिनका मतलब कुछ और निकल जाता है। आपने अपनी तरफ से ठीक लिखी है बट जब उसको पढ़ते हैं तो वो कुछ और उसका मतलब निकल रहा होता है। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि ये तो कुछ और ही लिख दिया है, क्योंकि इतना समय एग्जामिनर के पास भी नहीं होता कि वो एक बच्चे की कॉपी ही काफ़ी देर तक लेके बैठे रहे। और अगर उसको आपका मतलब समझ में ही नहीं आया शब्दों का तो वो एक तो पहली बात थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा, उसको ये लगेगा इसको तो स्पेलिंग ही नहीं आती तो आंसर्स क्या ठीक लिखे होंगे उसने। दूसरा हो सकता है कि वो आपने ठीक लिखा है बट उसको समझ में कुछ हो रहा है, क्योंकि गलत स्पेलिंग आप लिखेंगे तो वो वर्ड ही कुछ और बन गया है, जब वो शब्द ही कुछ और है तो उसका मतलब भी कुछ और ही निकलेगा। इसीलिए आप ट्राई करें स्पेलिंग्स को ठीक लिखें। उसके बाद है कि पाठ में दिए गए बिंदुओं को पढ़ते समय अंडरलाइन करें। ये मैंने आपको बहुत बार बोला है। अब जब भी पढ़ें, क्लास में पढ़ें, अकेले पढ़ें, किसी के साथ पढ़ें, जो भी आपको लेसन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको हमेशा अंडरलाइन करें। और जब भी आप लेसन को दोबारा पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हुए थे, तो आपको वो जल्दी से फिर से समझ में आएंगे और याद भी होंगे बिना मेहनत के। तो अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। इवन आप एग्ज़ाम्स में भी अंडरलाइन कर सकते हो, जहाँ आपको लगता है कि आपने ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे लिखे हैं तो आप उन पॉइंट्स को भी अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये चीज़ें उसने मेन लिखी हैं, तो उसको भी ईजी समझ में आता है और वो काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं कि आपको पता है कि आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। तो अंडरलाइन करने की हैबिट हमेशा डालें। एक और है, देखो हमको एग्ज़ाम्स में कुछ मार्क्स हमको फ्री के मिलते हैं, फ्री के मतलब बिना मेहनत के। जैसे कि मानचित्रों के जो मार्क्स मिलते हैं उसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमको लिखना ही नहीं है उसमें कुछ भी ऐसा खास। वो हमको लेसन में ही जो हमारे मैप्स दिए हुए हैं या आपको जो भी टीचर आपको करवाते हैं मैप्स, मानचित्र, कि आप इन मैप्स की प्रैक्टिस करो, इनको जगहों को देखो, इनको याद करो। आप उनको खुद से जब लिखते हैं, खुद से मार्क करते हैं तो आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। आप उनको ध्यान से देखिए, फिर कोई भी मैप आ जाए, देखो सिलेबस से बाहर का तो कुछ आना नहीं है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा श्रीलंका की आपको सारी चीज़ें दिखाने के लिए आ जाए, कौन कौन से उसके शहर हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा। कुछ शहर आएंगे अगर वो आपकी इसमें मैप में दिए हुए हैं बुक में, तो आपको सारे मैप्स जो भी आपके लेसन में दिए हुए होते हैं आप उनको ध्यान से देखिए, उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप देखेंगे भी उनको तो भी आपको वो याद रहेंगे और इनसे मार्क्स को अचीव करना, गेन करना, स्कोर करना बहुत आसान होता है। तो आई होप जितने भी अभी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किए हैं आप इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है तो आप मुझे हमेशा बता सकते हैं, या कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ को समझने में तो आप हमेशा मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी आपको चीज़ें पूछनी होंगी तो आप मुझे हमेशा कमेंट्स में लिख सकते हैं।